नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है यूपी जीके में, वो है उत्तर प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन। यानी उत्तर प्रदेश में कृषि और पशुपालन से जो भी क्वेश्चन बने हैं अभी तक पीवाईक्यू, वो सभी रहने वाले हैं। उससे पहले हम आपको थ्योरी के रूप में पढ़ाएंगे, उसके बाद में जो भी पीवाईक्यू किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन्हें करवा देंगे लास्ट में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके साथ ही कि हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या रहने वाला है, यानी हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे आज के टॉपिक में। तो उत्तर प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन में उत्तर प्रदेश में कृषि कृषि में क्या रहने वाला है, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में जोतों का प्रकार एवं उनका प्रतिशत। उत्तर प्रदेश में फसल ऋतुएं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख फसलें क्या क्या रहती हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में पशुपालन में क्या टॉपिक रहेंगे। उत्तर प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन के विकास के लिए प्रमुख योजनाएं तथा कार्यक्रम। और उत्तर प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन से पीवाईक्यू हम लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं कि हमारी थ्योरी क्या रहेगी, क्योंकि इस थ्योरी को अगर आप एक बार देख लोगे ना तो पीवाईक्यू करने में आसानी रहेगी। क्योंकि पीवाईक्यू जब बाद में करते हैं थ्योरी पढ़ने के बाद तो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, यानी ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर जाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में कृषि है, ये टॉपिक है हमारा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। हमारे प्रदेश में अगर अर्थव्यवस्था के मूल आधार की बात की जाए तो वो कृषि है। लगभग 65% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। 65% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। यूपी के सापेक्ष में मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको। यानी उत्तर प्रदेश की 65% जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है। प्रदेश के आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 165.98 लाख हेक्टेयर यानी 68.7% क्षेत्र में खेती की जाती है। अगर आपसे खेती की बात कर लेता है, क्या उत्तर प्रदेश के कितने क्षेत्र में खेती की जाती है। देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है 100% क्षेत्र है, तो 100% में 68.7% पर खेती की जाती है। बाकी जगह पर कुछ जगह बंजर भूमि है और जी कुछ जगह पहाड़ी इलाका है, कुछ जगह वन है, तो वहाँ पर खेती नहीं की जाती। पर 68.7% जो जगह दे रखी है इस पर खेती की जाती है। कृषि गणना वर्ष 2010-11 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 233.25 लाख कृषक हैं। यानी कितने कृषक इन्होंने बताए हैं, 233.25 लाख कृषक, यानी 2.25 करोड़ से ज़्यादा कृषक हैं। कृषि की आधुनिक तकनीक का उपयोग कर उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि की दिशा में कृषकों की मेहनत एवं प्रयास का ही परिणाम है कि कृषि ने प्रदेश को खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाते हुए आवश्यकता से आधिक्य की ओर पहुंचाया है। यानी हमारे प्रदेश में इतनी ज़्यादा खेती होती है, जो खाद्य चीज़ें होती हैं जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, यानी जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं ये इतनी ज़्यादा हैं क्या हमसे बच जाती हैं। इसका कारण यही है कि यहाँ की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या का 68.7% कृषि करता है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत रूप से वर्षा आधारित और सिंचित कृषि की जाती है। यानी कुछ ऐसी खेतियाँ की जाती हैं यूपी में जो वर्षा पर आधारित होती हैं, और कुछ ऐसी खेतियाँ की जाती हैं जो हमें पानी देना पड़ता है, ट्वेल वगैरह जो समरसेबल होते हैं, आप सभी जानते होंगे। उम्मीद है कि जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे होंगे वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग किसान परिवार से ही बिलोंग करते हैं। अभी कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं जो डायरेक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र पूछ लेता है तो 20 हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र वो 9 हैं। उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र वो 8 हैं। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में सभी वर्गों के औसत जोत का आकार 0.73 हेक्टेयर है। ये सभी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 2019-20 के अनुसार 68% है। देखिए, उत्तर प्रदेश की फसल सघनता तथा सस्य गहनता 160% है, जबकि भारत की सस्य गहनता 136% है। उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में कुल कार्यशील जनसंख्या 2011 के अनुसार 59.3% है। ये जो भी चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ ये सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में जोतों का
प्रकार एवं उनका प्रतिशत। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, एक तरफ जोतों का प्रकार दे रखा है, दूसरी तरफ विभिन्न विभिन्न प्रकार के जोतों का औसत आकार दे रखा है, तीसरी तरफ विभिन्न प्रकार के जोतों का प्रतिशत। अब सीमांत किसान के पास जो औसत आकार में भूमि है, जो जोत भूमि है जिस पर वो खेती करता है, वो 0.38 हेक्टेयर है, यानी पर व्यक्ति पर 0.38 हेक्टेयर है। तो ये कितने किसानों पर है? 80.18% किसानों पर है यूपी में। तो ये कह सकते हो कि अपने यूपी में सर्वाधिक जो किसान हैं वो सीमांत किसान है, यानी छोटे किसान है। और छोटे किसान वो किसान होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि होती है। उसके बाद आ जाते हैं लघु किसान। लघु की बात की जाए तो 1.39 हेक्टेयर, यानी 1.39 हेक्टेयर के हिसाब से इन पर ज़मीन होती है, यानी 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होती है। तो ऐसे कितने किसान हैं अपने यूपी में? 12.63%। फिर आ जाते हैं अर्ध मध्यम, जिनके पास 2.71 यानी 2.71 हेक्टेयर के हिसाब से ज़मीन है, वो हैं 5.5% किसान ऐसे। मध्यम की बात करते हैं, यानी अर्ध मध्यम हो चुका, अब मध्यम में बात करें तो 5.5 हेक्टेयर, यानी एक व्यक्ति पर 5.5 हेक्टेयर के हिसाब से ज़मीन हैं, तो वो हैं 1.58% लोग पूरे उत्तर प्रदेश में। सबसे लास्ट में आते हैं वृहद आकार वाले किसान, जिनके पास सबसे ज़्यादा भूमि होती है। तो 14.98 हेक्टेयर के हिसाब से जिन पर भूमि है, वो मात्र उत्तर प्रदेश में 0.10% लोग हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे कम जो किसान है वो वृहद आकार वाले हैं, यानी 14.98 हेक्टेयर पर व्यक्ति पर ज़मीन है, तो वो वृहद आकार में आ जाएगा, यानी ऐसे मात्र 0.1% है। ये जो मैंने आपको तालिका पढ़ाई है, इस तालिका से सीधा क्वेश्चन बनता है। सीधा क्वेश्चन बनेगा, पीवाईक्यू में कराऊंगा, उसमें देखना यहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। अभी उत्तर प्रदेश में फसल ऋतुओं की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पूरे वर्ष में खरीफ, रबी एवं जायद तीनों प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। यानी अपने उत्तर प्रदेश में रबी की फसल भी बोई जाती है, जायद की भी बोई जाती है और खरीफ की भी बोई जाती है। अभी खरीफ की फसल के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी बुआई किस समय होती है? तो खरीफ की जब बुआई होती है वो जुलाई अगस्त में होती है। देखो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, आपको जुलाई याद करना है। कहीं अगर आपको ऐसा दिखाई दे जाए जून जुलाई, तो वो भी सही हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको ये जुलाई याद रखना है कि जून जुलाई या जुलाई अगस्त आप मान के चलना। मौसमी दशाएं की बात करें तो अधिक जल अधिक ताप, यानी इस समय पर वो फसलें होती हैं जिन्हें ज़्यादा ताप की ज़रूरत होती है और ज़्यादा जल की ज़रूरत होती है। क्योंकि आपको पता होगा कि जुलाई अगस्त में या जून जुलाई में कितना ज़्यादा मतलब गर्मी पड़ती है। और ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं? खरीफ की फसलों की बात करते हैं तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सांवा, कोंदो, टांगून, सनई जिसे जूट कह देते हैं, अरहर, मूंगफली, कपास, गन्ना, रामदाना, तिल्ली आदि। यानी ये जो फसलें हैं ये खरीफ की फसलें हैं। बेसिकली आप ये समझ सकते हो, आप गांव के रहने वाले लोग हो तो आपको सिर्फ अपने दिमाग में ये रखना है कि चावल जो होता है भाई वो बरसात के मौसम में बोया जाता है। मतलब अभी जून के लास्ट में शुरू हो जाएगा चावल बोना और जुलाई में भी बोते हैं उसको। तो उसके आसपास की जो फसलें होती हैं वो खरीफ में आ जाती हैं, इस तरीके से रख सकते हो। बाजरे का भी आपको पता होगा। और ज्वार वगैरह, मक्का वगैरह ये किस समय बोई जाती हैं? यानी ये सब जून जुलाई के आसपास ये फसलें बोई जाती हैं। तो इस तरीके से आप चावल को याद रखना। इसके साथ साथ कौन कौन सी फसलें आपने देखी हैं अपने गांव के आसपास, इस तरीके से आप याद कर जाओगे। इसकी अगर बुआई के समय की बात करें तो जुलाई अगस्त है, अगर जून जुलाई भी मिल जाता है कहीं पर तो वो भी सही होगा। अब रबी की फसल की बात कर लेते हैं। रबी की फसल तो बुआई होती है अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर से नवंबर इसकी बुआई है, ये इंपॉर्टेंट है। मौसमी दशाएं कम जल और औसत तापमान, यानी इसे कम जल चाहिए और तापमान ना तो ज़्यादा कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा जब ये फसलें पकती हैं तो उस समय टेम्परेचर इन्हें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं। पर जो खरीफ की फसलों में मैंने बात की थी उन्हें ज़्यादा तापमान चाहिए, खरीफ से कम चाहिए रबी वाली फसलों को। आप कैसे याद कर सकते हो? गेहूं जो है वो रबी की फसल है। अब गेहूं रबी की फसल है, गेहूं के आपने
गाँव के आसपास देखा होगा कि आपने गेहूँ उगा रखी है क्या, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, लाही, आलू, तंबाकू, ये सारी फसलें उस समय पर ही उगाई जाती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फसलें हैं जैसे तंबाकू, तंबाकू आपने नहीं देखा होगा क्योंकि ये हर जगह नहीं उगाया जाता। बाकी आलू, लाही, अलसी, अलसी भी इतना ज़्यादा नहीं उगाते हैं, पर अलसी जो है ये इसी समय की फसल है, रबी की फसल। सरसों देखी होगी, मसूर देखी होगी, मटर देखी होगी, चना, जौ, यानी बेसिकली जो ठंड का मौसम होता है उस समय रबी की फसल बोई जाती है। जैसे ठंड का मौसम आना शुरू होता है तो रबी की फसल बोई जाती है। बुआई का समय अक्टूबर से नवंबर है। अब जायद की फसल की बात कर ले तो बुआई फरवरी मार्च में है। जायद में बेसिकली पलेज आ जाती है। तरबूज की फसल हो गई, खरबूज की फसल हो गई, ककड़ी की फसल हो गई, खीरे की फसल हो गई। तो ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, परवल, लौकी, कांसी फल, मूंग, चीना, लोबिया, ये जो फसलें हैं ये सब जायद की फसलें हैं। तो बेल के रूप में जो भी फसल चलती है वो जायद की फसल होती है, क्योंकि ये सारी फसलें जो होती हैं ये बेल के रूप में ही चलती हैं, तब इन पर फल लगते हैं, जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज वगैरह। अब ट्रिक टू रिमेंबर, यानी इनको याद करने की मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में तीनों फसल ऋतुओं को बुआई का महीना, यानी जो ये तीनों फसलें हैं इनको बुआई का जो महीना है उसे याद कर लेते हैं। तो खाजू, रो, जाफ, ऐसे करके आप याद कर सकते हो इनके बुआई का महीना। अब खाजू से खरीफ हो गया खा, और जू से जुलाई, खाजू। रै और रो रबी, अक्टूबर, रो। और जी जाफ से, जे से जायद, और एफ से फरवरी, तो जाफ। इस तरीके से आप याद कर सकते हो खाजू रोफ, यानी खरीफ की फसल जो है वो जुलाई में, और रबी की फसल जो है वो अक्टूबर में, और जी जायद की फसल जो है वो फरवरी में। इस तरीके से आप याद कर सकते हो बहुत आसानी से। ये एक ट्रिक मैंने आपको बता दी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों की बात कर लेते हैं। तो एक गेहूं है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। इसकी बुआई अक्टूबर से नवंबर होती है। और मौसमी दशाओं की बात करें तो समशीतोष्ण जलवायु, यानी 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा, बोते समय तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तथा पकने के समय अधिक तापमान एवं गर्म मौसम। सर्वाधिक उत्पादकता होती है गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में, यानी जो गंगा नदी का जो क्षेत्र है, गंगा घाघरा का दोआब क्षेत्र जो है, यहाँ सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। गेहूं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल है, यानी गेहूं जो होती है वो यूपी में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल होती है। अब चावल की बात कर लेते हैं। तो बुआई इसकी जुलाई अगस्त में होती है चावल की। मौसमी दशाएं, बोते समय तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा पकते समय 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान। वर्षा की बात करें तो 75 से 125 सेंटीमीटर तक, यानी इसे वर्षा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, शास्त्री, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सहारनपुर, मऊ, बलिया, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, यानी इन जिलों में ये प्रमुख जिले हैं जहाँ पर चावल का जो है उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। हालांकि पूरे यूपी में ही बोए जाते हैं, पर इन क्षेत्रों में ज़्यादा बोए जाते हैं। और जो वेस्ट यूपी है इधर चावल का उत्पादन जो है कम होता है यहाँ के मुकाबले। अब गन्ने की बात कर लेते हैं। तो गन्ना उष्ण कटिबंधीय फसल है। तापमान 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, क्योंकि गन्ने को और भी ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र तराई क्षेत्र एवं गंगा जमुना का दोआब क्षेत्र, यानी ये भी वहीं पर होती है जहाँ पर तराई वगैरह का इलाका होता है और खादर का इलाका होता है। जहाँ तराई क्षेत्र है, गंगा दोआब का क्षेत्र होगा। राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। अगर आपसे पूछ लेता है ना नकदी फसल, तो गन्ना जो है वो एक नकदी फसल होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और प्रदेश को शुगर बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी यूपी को शुगर बाउल ऑफ इंडिया, यानी शुगर का कटोरा कहा जाता है बेसिकली यूपी को। अभी कपास की बात कर लेते हैं। तो बुआई जून जुलाई एवं चुनाई अक्टूबर नवंबर। चुनाई का मतलब जब कपास के जो फूल होते हैं उन्हें तोड़ते कब हैं, तो अक्टूबर नवंबर के समय तोड़ते हैं। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र गंगा जमुना दोआब, रोहेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है कपास। उसके बाद मूंगफली, बुआई जून जुलाई और खुदाई नवंबर दिसंबर, यानी जून जुलाई में ये बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में इसकी खुदाई हो जाती है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र
सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं, मैनपुरी और मुरादाबाद आदि जिले हैं। उसके बाद अफीम की बात कर लेते हैं। तो अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बाराबंकी है तथा इसके अतिरिक्त गाजीपुर में भी अफीम की खेती की जाती है। राज्य की एकमात्र फैक्ट्री अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि यूपी में एक फैक्ट्री है अफीम की फैक्ट्री, वो किस जगह पर है, तो वो गाजीपुर में है। और इसकी जो फसल है अफीम की वो दो जगह की जाती है, एक बाराबंकी में और एक गाजीपुर में। गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री भी है। उत्तर प्रदेश में औद्यानिक कृषि के प्रदेश में औद्यानिक कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में राज्य स्तरीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंद संस्थान का निर्माण किया गया है। देखिए प्रदेश की प्रमुख औद्यानिक फसलें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आम की। देखिए आम की प्रमुख किस्में कौन सी हैं। तो लखनऊ का मलिहावादी, ये बहुत पूछा जाता है कि मलिहावादी आम जो है ये कहाँ से संबंधित है। अगर मलिहावादी आप शब्द कहीं सुन लो ना तो सीधा लखनऊ की तरफ जाना। दशहरी आम, लंगड़ा व बॉम्बे ग्रीन, सहारनपुर का सफ़ेदा व चौसा, मेरठ व बागपत का स्टॉल, वाराणसी का लंगड़ा, रामखेड़ा और चौसा आम। प्रजातियां और भी बहुत ज़्यादा हैं और भी किस्में बहुत ज़्यादा आम की, पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। प्रदेश से बाहर दशहरी आम का निर्यात नवाब ब्रांड के नाम से किया जाता है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम यूपी के बाहर जब आम बेचते हैं, हम आम का जब निर्यात करते हैं तो उसका नाम क्या रखा जाता है। तो नवाब ब्रांड रखा जाता है। जैसे आलू को जब प्रदेश के बाहर बेचा जाता है तो ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। उसी तरीके से आम को जब बाहर बेचते हैं प्रदेश के बाहर तो नवाब ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। अमरूद की बात कर लेते हैं। तो अमरूद प्रमुख उत्पादक ज़िले कौन से हैं। प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर, बरेली, अयोध्या। प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर, बरेली, अयोध्या जो है ये प्रमुख उत्पादक ज़िले हैं अमरूद के। आंवले की बात करते हैं तो प्रमुख उत्पादक ज़िला प्रतापगढ़ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रमुख उत्पादक ज़िला आंवले का कौन सा है। तो प्रतापगढ़। केले की बात कर लेते हैं तो प्रमुख उत्पादक जिले वाराणसी, कौशाम्बी, प्रयागराज और गोरखपुर हैं। और प्रमुख किस्में कौन सी हैं केले की। तो मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, अधेश्वर, दूध सागर। देखो आपसे इनकी किस्में पूछ सकता है एग्जाम में, तो हमें ये किस्में जब 1-2 बार देख लेते हैं इनकी जो प्रजातियां होती हैं तो याद हो जाती हैं। जैसे मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, अधेश्वर, दूध सागर। लीची की बात करते हैं तो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ। यानी ये वेस्ट यूपी की तरफ ही ज़्यादा होती है लीची जो है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और मेरठ। माल्टा, प्रमुख उत्पादक जिले सहारनपुर, मेरठ और वाराणसी। नींबू की बात करते हैं तो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र, ये याद रखना क्षेत्र। नींबू का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र। उसके बाद संतरा, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र सहारनपुर तथा गोल्डन खंड के क्षेत्र। सहारनपुर और कौन सा, गोल्डन खंड के क्षेत्र। उसके बाद आलू, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र फर्रुखाबाद, हाथरस, आगरा, मेरठ, बदायूं, बागपत, फिरोजाबाद, रामपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, इटावा। आलू संसाधन केंद्र बाबूगढ़ गाजियाबाद में स्थित है। आलू संसाधन केंद्र बाबूगढ़ गाजियाबाद। आलू को दूसरे प्रदेशों में ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। देखिए ताज ब्रांड को हाईलाइट कर लेना, ताज ब्रांड पूछा गया क्वेश्चन है ये। पुष्प, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र वाराणसी, कन्नौज, वाराणसी और मिर्ज़ापुर, जौनपुर, प्रयागराज, लखनऊ। यहाँ पर जो है पुष्प का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। हल्दी और अदरक की बात करते हैं तो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र। हल्दी और अदरक जो है सर्वाधिक मात्रा में कहाँ उत्पादन किया जाता है इनका, हल्दी और अदरक का, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। कमेंट करके ये बताओ बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने ज़िले आते हैं, और हो सके तो ज़िलों के नाम भी लिख देना कि बुंदेलखंड में कितने ज़िले आते हैं और क्या क्या उनके नाम हैं। पान, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र महोबा और जी बांदा, पाली क्षेत्र ललितपुर, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, बलिया, प्रयागराज, वाराणसी आदि जिले। पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, महोबा में।
स्थित है। तो पान का अगर उत्पादक क्षेत्र पूछ ले तो ये 3 इम्पोर्टेंट है, ललितपुर का जो पाली क्षेत्र, बांदा का बरीमानपुर क्षेत्र और एक महोबा। और पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र पूछ ले तो वो महोबा स्थित हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा जो पूछता है ना वो पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र ही पूछता है, महोबा। या फिर कभी कभी क्या होता है, ऐसा पूछ लेता है कि ये तीनों क्षेत्र दे देगा, महोबा, बांदा और ललितपुर, एक जिला और रख देगा वो, और कह देगा कि इनमें से पान का उत्पादन कहाँ नहीं होता। तो हम तभी तो बता सकते हैं उस चीज़ को जब हमें पता होगा कि कहाँ पर होता है। अभी उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश में पशुपालन। पशु गणना वर्ष 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश कुल पशु संख्या 68 मिलियन के साथ देश में प्रथम स्थान रखता है। इसमें गौवंश लगभग 19 मिलियन, इस संदर्भ में देश में बंगाल के बाद दूसरा स्थान, तथा महिष वंशीय पशुओं की कुल संख्या लगभग 35 मिलियन, इस संदर्भ में देश में प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है। अगर दूध के बारे में बात कर दी जाती है तो यूपी का पहला नंबर पर स्थान है। उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 387 ग्राम दूध की उपलब्धता है। यानी प्रति व्यक्ति को अगर 387 ग्राम दूध दें तो पर व्यक्ति पर बैठ जाएगा, इतना दूध है यूपी के पास। तथा भारत में 406 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है। यानी अगर भारत की भी बात की जाए तो भारत में ज़्यादा है। मैंने उस हिसाब से बताया है। क्या उत्पादन सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, क्योंकि जनसंख्या जिस हिसाब से है, जिस हिसाब से क्षेत्रफल है, अगर आपसे पूछ लेता है ना उत्पादन कितना है, तो उत्पादन उत्तर प्रदेश ही होगा। जो दुग्ध उत्पादन में टॉप पर है वो उत्तर प्रदेश ही है। उसके बाद पशु चिकित्सा के लिए पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बड़ौत, बागपत व सैफई इटावा में खोले गए हैं। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ, तो यहाँ पर पशु टीके का उत्पादन किया जाता है। पशु चारा बैंक या भरारी या झांसी में रहे, पशु चारा बैंक या भरारी या झांसी में है। उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास विभाग तथा राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में हुई थी। यह अच्छा क्वेश्चन है। दुग्ध विकास विभाग तथा राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई? 1976 में। ऑपरेशन फ्लड के तहत 1973 में प्रदेश के 3 जिलों वाराणसी, मेरठ और बलिया में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। अब कुछ योजनाएं तथा कार्यक्रम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन के विकास के लिए प्रमुख योजनाएं तथा कार्यक्रम। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पर जो भी योजनाएं चलाई गई थी कृषि और पशुपालन से संबंधित, उन्हें एक बार में देख लेते हैं। किसान मित्र योजना, देखिए ये 18 जून 2001 को शुरू हुई थी और ये हापुड़, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर से शुरू हुई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केसीसी बोल देते हैं, 1999 और सन 2000 से संचालित हुई थी। अगर इसकी बात करी जाए तो 1998 में मतलब इसकी घोषणा हुई थी, पर 1999 से 2000 से संचालित हुई थी। और ये क्वेश्चन अच्छा है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 1992 से चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 में आया और 1 जुलाई 1952 से लागू हुआ। चकबंदी योजना इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी योजना है ये 1954 से चलाई जा रही है। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना, जो 1999-2000 से शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में भैंस या किसी भी नस्ल की गायों के सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों को गोकुल पुरस्कार या प्रोत्साहन हेतु दिया जाता है। यानी अगर यूपी में भैंस या किसी भी नस्ल की गायों का जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होता है तो उन्हें गोकुल पुरस्कार से प्रोत्साहित किया जाता है। देसी नस्ल की गायों से सर्वाधिक दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन हेतु नंद बाबा पुरस्कार दिया जाता है। जो देसी गायें बोल देते हैं जिन्हें हम आम भाषा में, वो देसी नस्ल की गायें होती हैं। अगर उनके दूध का उत्पादन ज़्यादा होगा तो उन्हें नंद बाबा पुरस्कार दिया जाएगा। और वैसे गाय में कोई भी नस्ल होगी या भैंस का दूध में उत्पादन होगा तो उन्हें गोकुल पुरस्कार दिया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में कृषि तथा पशुपालन से संबंधित जो पीवाईक्यू बने हैं, यानी किसी भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, वो एक बार हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी वेस्ट यूपी के संदर्भ में चीज़ें पूछी गई हैं। तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, तो ये सही बात है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा में सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी।
तो एक तथा दो दोनों, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित की गई थी। यूपी पीएससी आरओ या आरओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो मेंस में। तो उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना किसने प्रायोजित की थी? तो वर्ल्ड बैंक ने, यानी विश्व बैंक द्वारा। ये सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रदेश के तराई क्षेत्र या विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म क्या है? तो काला नमक, यानी सिद्धार्थनगर का ये फेमस चावल है काला नमक चावल जो है। इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। अगर आपसे पूछ लेता है काला नमक चावल को जीआई टैग मिला है, ये कहाँ का चावल है? तो ये सिद्धार्थनगर का चावल है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला कौन सा है? तो यूपी में संतरे की जो सर्वाधिक पैदावार होती है वो कहाँ होती है इन ऑप्शन के हिसाब से? तो सहारनपुर में होती है। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किन फसलों का देश में बड़ा उत्पादन है? तो बड़ा उत्पादन आलू के क्षेत्र में है और गन्ने के क्षेत्र में, क्योंकि चावल के क्षेत्र में तो पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल आ जाता है, दूसरे नंबर पर यूपी आता है। तो ए और पहला और तीसरा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, पहला एवं तीसरा। क्वेश्चन नंबर 6, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही मिलान कीजिए। क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो यूपी में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उम्मीद रहती है कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। अगर हम लहसुन की बात करें तो लहसुन तो मैनपुरी लग जाएगा, प्याज की बात करें तो गाज़ीपुर, और मिर्च की बात करें तो देवरिया, और हल्दी की बात करें तो ललितपुर। क्योंकि मैंने बताया था हल्दी और अदरक तो बुंदेलखंड क्षेत्र से ही होते हैं। बाकी ये 3 चीज़ें नहीं बताई थी, लहसुन प्याज मिर्च, तो ये चीज़ें यहाँ पर कवर हो चुकी हैं। तो पहले का दूसरा की बात करते हैं, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का चौथा, और जी चौथे का पहला, तो ऑप्शन नंबर हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? यूपी पीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कृषि समृद्धि आयोग का जो गठन है यूपी में वो किस वर्ष हुआ था? तो वो 2017 में हुआ था। और ये क्यों हुआ था? तो किसानों की आय दोगुना करने के लिए इसका गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये तो सही आंसर है, लखनऊ आंसर हो जाएगा इसका। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? यानी जो परंपरागत तरीके से भूमि मापी जाती है उसकी इकाई क्या है? तो वो भूमि मापी जाती है बीघा में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है वो हमें छांटना है। तो IIVR कानपुर दे रखा है, IIPR कानपुर, तो ये शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है। जैसे IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर वेजिटेबल रिसर्च, तो ये कानपुर नहीं है, वेजिटेबल वाला वाराणसी होगा। तो पहला तो गलत हो गया क्योंकि सुमेलित नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये वाराणसी आएगा। यानी पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा वो वाराणसी हो जाएगा। बाकी अगर IIPR की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पल्सेस रिसर्च, ये कानपुर, ये सही हो जाएगा। IIVRI यानी इंडियन वेटिनरी रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट, ये इज्जतनगर बरेली, ये भी सही हो जाएगा। IGFRI यानी इंडियन ग्रासलैंड और फॉर मतलब आर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये झांसी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा सही सुमेलित नहीं है वो पहला वाला सुमेलित नहीं है, यानी IIVR जो है हमारा जो वेजिटेबल्स वाला है वो वाराणसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। तो किसान बही योजना कब लागू की गई थी उत्तर प्रदेश में? तो ये की गई थी 1992 में। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। तो खरीफ फसल की बुआई कब होती है? ये मैंने ट्रिक में भी आपको पढ़ाया है, आप जल्दी से बताओ इसका। खरीफ फसल चावल से याद कर सकते हो, तो कब होती है? जुलाई अगस्त मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो जुलाई अगस्त यहाँ पर नहीं है, तो मैंने यही बताया था जून जुलाई भी याद करना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जून जुलाई के दौरान। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता? तो सीमांत कृषक मैंने पढ़ाया था जिनके पास ज़मीन बहुत कम होती है, यानी 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन होती है। तो 1 एकड़ ये गलत हो जाएगा, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को कहते हैं सीमांत कृषक। क्वेश्चन नंबर 13, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, यानी कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर है? तो यह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में।
क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फसलें बहुत अच्छे से उठाई जाती हैं, और क्योंकि यहाँ पर हरित क्रांति सबसे पहले आई थी, तो श्रम उत्पादकता सर्वाधिक जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्र में बांटा गया है? तो मैंने बताया था, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता, पारिस्थितिकीय क्षेत्र में कितने में बांटा गया, तो 20 पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो 9 सस्य जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है उत्तर प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? यूपी पीएससी प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र वो पश्चिमी क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला जो है वो इटावा है। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो विशेष रूप से बात की है इन्होंने, तो वो महोबा प्रसिद्ध हो जाएगा विशेष रूप से। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 18 जून 2001 को शुरू की गई थी यूपी में किसान मित्र योजना। सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, यानी योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन जो है आपसे बचने वाले नहीं हैं अब। तो 18 जून 2001 से शुरू की गई थी किसान मित्र योजना। दोस्तों, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। बहुत ही अच्छा मैंने टॉपिक आपको कराया है, जलवायु से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, कृषि से संबंधित, यानी बहुत सी चीज़ें सिमट चुकी हैं इस टॉपिक में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका टॉपिक है। यहाँ से डेफिनेटली आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो। जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं। क्लास में किसी तरीके का कोई डाउट होता है तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके भी। बाकी भाई, अगर किसी को कोई आपत्ति है या फिर कुछ आप पूछना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा, सरकारी एकेडमी ऑफिशियल करके अपना पेज है, वहाँ पर डीएम करके पूछ सकते हो। अगर कमेंट में रिप्लाई नहीं आ पाता, उम्मीद है कमेंट में भी रिप्लाई आ जाएगा, पर अगर कमेंट में आपको रिप्लाई नहीं मिलता तो आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो, वहाँ पे डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।